क्या हो अगर हजारों साल पुरानी कोई पौराणिक कथा, कोई कहानी अचानक सच निकल आए। आज हम भारत के एक ऐसे ही गहरे रहस्य की पड़ताल करेंगे। द्वारका की कहानी, एक खोया हुआ शहर जो मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं पूरी तरह मिटा देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की हों, फर्श चांदी के और महल अनगिनत हीरो जवाहरातों से जगमगा रहे हों। हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का जिक्र कुछ ऐसा ही मिलता है। एक ऐसी नगरी जो कल्पना से भी परे भव्य और समृद्ध थी। और बात सिर्फ सोने चांदी की नहीं है। भागवत पुराण की माने तो इस शहर में 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आज के बड़े बड़े महानगर भी इसके आगे छोटे लगे। लेकिन फिर बस एक ही दिन में ये पूरा का पूरा शहर समंदर की लहरों में कहीं खो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर समंदर की गहराइयों में वाकई एक खोया हुआ साम्राज्य दफन है? चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जो हमें शास्त्रों से मिलती है। आखिर द्वारका बनी कैसे थी और उसका विनाश क्यों और कैसे हुआ? देखिए, कथा यह है कि जरासंध के लगातार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी थी। समुद्र देव ने उन्हें करीब करीब 154 वर्ग किलोमीटर जमीन दी और इस जमीन पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जो एक अजूबा था। ये सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान्ड सिटी थी, जिसका अपना एक बड़ा बंदरगाह था और बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था थी। लेकिन इस सुनहरे शहर का अंत भी लिखा जा चुका था और इसकी वजह बने 2 श्राप। पहला, महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने कृष्ण के पूरे कुल यानी यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप तब लगा जब कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का अपमान किया। उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश को खत्म कर देगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। गांधारी के श्राप की वजह से यदुवंशियों में अहंकार और अधर्म इतना बढ़ गया कि वो एक उत्सव के दौरान आपस में ही लड़कर मारे गए। इस महाविनाश के बाद जैसे ही श्रीकृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा, समंदर आगे बढ़ा और उस पूरी स्वर्ण नगरी को अपनी गहराइयों में समा लिया। कई सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ लोगों ने ठान लिया कि इस पौराणिक कथा को एक ऐतिहासिक खोज में बदलना है। इसकी पहली झलक 1930 के दशक में मिली, जब कुछ पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब सीधी लाइन वाली बनावटें देखने की बात कही। 1963 में पहली सरकारी खुदाई भी हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1979, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई, जिसका एक ही मकसद था, द्वारका को खोजना। और वो खोज आज भी जारी है। इस पूरे खोज के पीछे एक शख्स का जुनून था, जिनका मानना था कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास का छिपा हुआ दस्तावेज हो सकती हैं। ये थे डॉक्टर SR राव। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। जहां ज्यादातर लोग इन कहानियों को सिर्फ मिथक मानकर खारिज कर देते थे, वहीं राव को यकीन था कि इन कथाओं में ही एक खोए हुए सच का नक्शा छिपा है। और इसी सोच ने उन्हें समंदर की गहराइयों में उतरने की हिम्मत दी। पर यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, मरीन आर्कियोलॉजी भारत में तब एक बिल्कुल नया फील्ड था। डॉक्टर राव के पास न तो पैसा था, न आधुनिक तकनीक। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने महज 800 रुपए से अपना अभियान शुरू किया था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। और जानते हैं, उनकी ये जिद, ये मेहनत रंग लाए। 1983 से लेकर 1992 के बीच उनकी टीम ने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 12 अभियान चलाए। और जो उन्हें मिला वो सच में चौंका देने वाला था। सोचिए जरा, समुंदर के 30 मीटर नीचे उन्हें 5600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिलती है, साथ में बड़े बड़े खंभे और ऐसे पत्थर के लंगर जो बताते हैं कि वहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा चीजें मिली। अब द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उसके सबूत सामने थे। अब 21वीं सदी में ये खोज और भी हाईटेक हो गई। अब वैज्ञानिकों ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये शहर सच में डूबा तो क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है?
और वैज्ञानिक जांच ने तो सबको और भी हैरान कर दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि जो कलाकृतियां मिली हैं वो 1500 से 3000 ईसा पूर्व की हैं। ये समय सीधे सीधे महाभारत काल से जाकर मिलता है। पर एक चीज ने तो सबके होश उड़ा दिए। एक कलाकृति लगभग 9000 साल पुरानी निकली। तो अब हमारे सामने दो तरह की बातें हैं। एक तरफ पौराणिक कथा है जो कहती है कि ये एक श्राप और एक युग का अंत था। दूसरी तरफ वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि समंदर के स्तर में अचानक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, शायद किसी सुनामी जैसी घटना की वजह से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बातें असल में एक ही घटना को अपने अपने तरीके से बता रही हों? और कमाल की बात यह है कि विज्ञान भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 9000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच दुनिया भर में समुद्र का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। ये वही दौर है जब द्वारका के डूबने का अनुमान लगाया गया है। ये कनेक्शन इस वैज्ञानिक परिकल्पना को और भी मजबूत बना देता है। इतने सबूत मिलने के बाद भी द्वारका की खोज कई सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। लेकिन हाल ही में ये कहानी एक बार फिर से सबकी जुबान पर है। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की जिसे द्वारका के अवशेष माना जाता है। उन्होंने समंदर के नीचे प्रार्थना की और मोर पंख भी अर्पित किए। ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण था जिसने इस प्राचीन रहस्य में पूरे देश की दिलचस्पी को फिर से जगा दिया है। तो आखिर में सवाल उठता है कि द्वारका की इस कहानी का मतलब क्या है। असल में ये सिर्फ एक पुरानी जगह की खोज नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और हमारी राष्ट्रीय पहचान सब आकर एक साथ मिल जाते हैं। ये कहानी सिर्फ हमारे अतीत की नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि एक देश अपनी विरासत और अपनी जड़ों को कैसे देखता और समझता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कृष्ण की सोने की नगरी द्वारिका सच थी, तो सोचिए हमारी प्राचीन कथाओं में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।